अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी। प्रोग्राम नो पॉलिसी में नाज़रीन, नो पॉलिसी में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म सेंसर बोर्ड की पॉलिसी पे। ये क्या पॉलिसी है और ये किस तरह इस्तेमाल होती है और इसके अंदर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ ये हम इस रेफरेंस से बात करेंगे कि एक फ़िल्म बनी है मंजू मारिया, जिसको हाल ही में फिल्म सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया। हालांकि इससे पहले पंजाब सेंसर बोर्ड ने और सिंध सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया था। उन दो सूबों के सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, लेकिन जो नेशनल फिल्म सेंसर बोर्ड ने उसने उसको बैन कर दिया। आया ये दो सूबों के सेंसर बोर्डों की पॉलिसी कुछ और है और नेशनल पॉलिसी कुछ और है, या एक ओवरऑल पॉलिसी कुछ और है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या पॉलिसी है। इस मौजू पे आप बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म की प्रोड्यूसर सारा अली और फिल्म के एक्टर अली रिजवान साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी एंकर जनाब ताहिर मलिक साहब। ताहिर मलिक साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। शुक्रिया जी। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। सर, ये फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्म भी एक मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है और बड़ी खूबसूरत मीडियम है एक्सप्रेशन का, क्योंकि सहाफ़त तो और तरह का मीडियम है एक्सप्रेशन का, और यहाँ पे बड़ा क्रिएटिव काम होता है फिल्म में, ड्रामों में, म्यूज़िक में। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एकदम पाबंदी लगा देनी, या ये क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर जगह मुख्तलिफ होता है। देखिए, पहले तो आपको बतौर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैं बात कर रहा हूँ और मुझे हैव द ऑनर टू टीच एज वेल। जो एंटरटेनमेंट है, जो सहाफ़त के तीन बुनियादी हम कहते हैं फंक्शंस हैं। एक है टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये हम खबरें समझ लें। फिर दूसरा होता है टू एजुकेट, टू गाइड, लोगों को हेल्प करना कि सच क्या है, झूठ क्या है, उनको सेंस ऑफ एक एनालिसिस देना, ये दूसरा काम है जर्नलिज्म का। तीसरा काम है एंटरटेनमेंट, लोगों को तफरीह देना, मुस्बत तफरीह देना, उनको रिलैक्स करना। और इस तरह के समाज में जहाँ लोग आधे से ज़्यादा बिजली के बिलों से मरे हुए हैं, उनको आप एंटरटेन करते हैं, उनको हंसाते हैं, आसान ज़बान में उनको बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। तो फिल्म की इम्पोर्टेंस तीसरी, फिल्म इज़ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। पहले तो मेरी राय ये है। जहाँ तक मैं एग्री कर रहा हूँ जी, एग्री कर रहा हूँ। तो पहला जो आपने फरमाया ना कि सेंट्रल बोर्ड का फैसला डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, सिंध का डिफरेंट है। आप बात कर रहे थे पॉलिसी की, आपको समझ नहीं आ रही। मैं बड़ा हैरान हूँ, आप जैसे ज़हीन आदमी को अभी तक पाकिस्तान की फिर समझ ही नहीं आई। यहाँ पॉलिसी यही है कि नो पॉलिसी यस पॉलिसी, और ख़ास तौर पर जो हमारे इट इज़ दी पॉलिसी सर, यही पॉलिसी है। और बेसिकली पॉलिसी ये होती है, ये बड़ी मज़ेदार अफसरों की या रियासती इदारों की सबसे अक्लमंदी ये होती है कि आप रोको, चीज़ों को रोक दो। मसलन नरगिस ने डांस किया है, तो वो एक डांस हुआ है स्टेज ड्रामे पे, पूरे डांस पे पाबंदी लगा दो। एक फिरके के बंदे ने दूसरे फिरके के बंदे पे गोली चला दी है, तो मोटरसाइकिल पे दो सवारी की पाबंदी लगा दो। मेरी बेटी का सुबह इंग्लिश का इम्तहान है, मैंने मोटरसाइकिल पे उसको लेके जाना है, मैं नहीं लेके जा सकता। 10 बजे आप घर पे को किसी को हार्ट अटैक हो गया है, आप मेरी तरह के आम आदमी, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप अपने बाप को मोटरसाइकिल पे नहीं बिठा सकते। तो हमारे यहाँ जो रवैया है, हमारे यहाँ पसंद बड़ी एक खूबसूरत चीज़ थी, उसमें पैसा था, उसमें एंटरटेनमेंट थी, उसमें इन्वेस्टमेंट थी। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, बिजली क्योंकि बंद होती है पाबंदी लगा दो। तो ये एक माइंड सेट है बेसिकली। मैं जो आप सवाल रेज करना चाह रहे हैं, मैं असल में चैलेंज कर रहा हूँ ये गवर्नेंस को, ये अंदाज़े हुकूमत को। और ये इंतहाई मुझे तकलीफ दे बात लगी है जो आपने इंट्रो दिया, हालांकि आई एम नॉट ए फिल्म मैन। मेरा नहीं ख्याल के, और एक और मैं एडिशनल थोड़ा सा टाइम आपसे ज़्यादा ले लूँगा, जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ना, उसमें ये भी कहा जाता है कि आइडियाज़ जो है ना, आप उनको फ्री रखें, लेट दी पीपल डिसाइड। जिस बंदे ने भी फिल्म देखनी है, उसने मलिक साहब, ये आपने बड़े काम की बात की, और ये आप जैसे ही शख्स कर सकता है, क्योंकि आप टीचर भी हैं और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी हैं। अगर थोड़ा सा लाइटर मोड में मैं कहना चाहूँगा कि दो धारी तलवार है आप। तलवार जरूर तो कोई नहीं है, तो छोटा चाकू नहीं चलने देते। बार कैफ आपने जो छोटी मोटी बात थी, जो मैं दूसरी एक बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप आइडियाज़ को नहीं रोकते,
और इस फिलॉसफी पे आप जिंदा हैं कि जो मेजॉरिटी है वो हमेशा सही सोच के साथ जाएगी। ये जो फिल्म है, ये कोई डंडे सोटे से इन लोगों ने गाड़ियों पे बिठा के लोगों को सिनेमा में आके फिल्म नहीं दिखानी। तो 500,000 रुपए की आप टिकट लेंगे, आप बाय चॉइस जाएंगे। अगर वो चीज़ आपके फिलॉसफी में, आपके कल्चर के, आपके मिजाज के खिलाफ होगी तो फिल्म फेल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला, वहाँ 3-4 बंदे बैठे जो हैं, जो अक्ले कुल हैं, उनसे आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तौहीन कर रहे हैं कि वो जज ही नहीं अच्छे हैं। वो फैसला ही नहीं कर सकते कि ये फिल्म मेरे कल्चर, मेरे मजहब, मेरी इक़्तिदार के साथ है, रैशनल है, कॉमन सेंस बेस्ड है। नहीं, 3 बंदे इतने अजीम हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया ये चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। मलिक साहब, उन्होंने कहा ये हमारी सोसाइटिकल नॉर्म्स के भी अगेंस्ट है और इस्लामिक टीचिंग के भी अगेंस्ट है। वही है ना कि 3 बंदों को पता है सोसाइटी क्या है, 25 करोड़ नहीं फैसला कर सकते। ये 3 उन्होंने कोई रेफर भी नहीं किया ना कौन सी नॉर्म्स हैं इस्लाम के, क्या चीज़ बात, वो तो कोई भी बात खिलाफ जाती है। हम यहाँ टीवी पे बैठे हैं, एक दौर में आपको पता था जब नया नया लाउड स्पीकर आया तो हमारे तमाम मौलवी हज़रात लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ हो गए थे। वो कह रहे थे इसमें शैतान बोलता है। बिल्कुल। अब किसी मौलवी का लाउड स्पीकर के बगैर गुजारी नहीं है। नहीं, मुझे तो पता है जो मेरा ईमान है, और मुझे तो उस शख्सियत का, उस हस्ती का एहतराम है जिसने 1400 साल पहले कहा था कि इल्म हासिल को चाहे आपको चीन जाना पड़े। मतलब ये था, चीन ना मुसलमान थे, एक डिफरेंट कल्चर था। पॉइंट ये था कि लर्निंग जो है, मतलब मैं तो इस्लाम में तो इकरा का, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ मज़हब का। मतलब इकरा जो जिस मज़हब के अंदर सीखना हो, इल्म हासिल करने के लिए चीन की हो, तो मेरा तो ख्याल है कि मैं तो जिस मज़हब का पैरोकार हूँ वो तो बहुत इल्म दोस्त है, वो तहकीक पसंद करता है, वो नई चीज़ों को देखना पसंद करता है। मलिक साहब, इस्लाम सोचने समझने पे पाबंदी तो नहीं लगाता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बल्कि इस्लाम तो एक दुनिया के लिए रोशनी लेके आया था, एक आज़ादी लेके आया था, सोच की आज़ादी थी। इस्लाम से पहले आपको पता है जो अरब के हालात थे, अगर आप उस तरह देखें तो इस्लाम तो अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक बड़ी लिबरल और एक जदीद फोर्स थी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, सारा बैठी हैं, फिल्म की प्रोड्यूसर। सारा, आपने बड़ी मेहनत से ये अपनी फिल्म बनाई। अली मुझे बता रहे थे कि 1.5-2 साल लगे और 1.5-2 साल आपने दिन रात लगा के ये फिल्म बनाई। जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये जैसे होता है कि बंदा 1.5-2 साल एक इम्तहान की तैयारी करता रहे, पेपर तैयार करता रहे, और फिर इम्तहान जाए, प्रैक्टिकल जाए, और जो मुमतहन हो, आपका एग्ज़ामिनर हो, वो कहे जी आप फेल हैं, और बगैर कोई चीज़ बताए हुए, क्वेश्चन को मार्क किए हुए आपको फेल करार दे। एग्जैक्टली। और विदाउट एनी सिलेबस, विदाउट एनी सिलेबस। इसका हम कहीं पर इसको मतलब मुनाफी नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमें बताया नहीं जाता। हमें 3 पॉइंट्स बताए जाते हैं सेंसर के कि दीज आर रूल्स। आप अपने मतलब कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, और इस तरह के कुछ हैं, किसी इदारे के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, किसी इदारे के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते। हमारी फिल्म एक प्रॉपर इंटरटेनिंग फिल्म है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट। मुझे अली बता रहा था फैमिली फिल्म है, प्रॉपर फैमिली फिल्म है। इसमें एक प्रॉपर म्यूजिक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने एक म्यूजिकल पिक्चर दी कि इसमें म्यूजिक होगा पब्लिक के लिए। मतलब पब्लिक को, मैं ये सब सोच के हैरान हूँ, आप 3-4 लोग बैठ के कैसे फैसला कर लेते हैं कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हम पूरी कर रहे हैं या नहीं। या तो आप कोई सिलेबस दें, हमें गाइड करें कि कोई ऐसा बंदा है जो एजुकेट कर सके ऑन फिल्म एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। आप देखें, किल हो गई, ख़त्म हो गई, इसलिए कि हमारी एक राइटर जो है उसके पास भी एक सोच है, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, ये आउट ऑफ द बॉक्स लोग होते हैं। अच्छा मलिक साहब, जैसे मैडम सारा कह रही थी कि 3 लोग बैठ के बगैर कोई 3 पॉइंट्स हैं कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, और कुछ ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं। ये एक ब्रॉड एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कोई 1, 2, 3 लॉ नहीं है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में फ़िल्म प्रोडक्शन ये पढ़ाई जाती है, और वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ें सिखाई जाती हों कि ये चीज़ें आपने करनी है या नहीं करनी। और
आप भी पढ़ाते हैं, आपने कुछ देखा है कि ऐसी कुछ गलत चीज़ें प्रमोट की जा रही हों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में? लेकिन पहले तो ये जो सोच है या जो तर्ज हुकूमत कह रहे हैं वो बड़ी नेगेटिव है कि बर्डन टू प्रूफ आप पे है। मतलब मैं फिल्म बना रहा हूँ तो आपने मुझे गिरबान से 3 अंग्रेजी के लफ्ज़ लिख दिए हैं कि इट इज़ अगेंस्ट दी पाकिस्तानी इंटरेस्ट, तो अब मैं भाई आप मुझे प्रूफ करें ना, इतराज़ तो आप कर रहे हैं, बर्डन टू प्रूफ तो आप पे है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। तो मेरा नहीं ख्याल है, जितनी छोटी मोटी अकल और जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मुझे तो यहाँ पे आज तक कोई पाकिस्तान दुश्मन या इस्लाम दुश्मन नज़र नहीं आया। हाँ, कोई मेरे जैसे मतलब लोग जितने भी हैं, मुझे तो आज तक कभी किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़, मैं तो अल्लाह का मतलब शुक्र अदा कर, तो मुझे तो कोई अकलियत वाला बंदा नज़र नहीं आया जिसके अंदर मैंने कोई इस्लाम के खिलाफ बात सुनी हो या इस्लामी कल्चर के खिलाफ कोई पाकिस्तानी को सुना हो। मेरी पर्सनल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो अब तक ये प्रोपेगेंडा की समझ नहीं है कि सॉरी टू से बस यही तो चीज़ है कि हम लोग कुछ करते नहीं हैं, बट हमें खींचा जाता है कि ये करो, हमें मेंटली पुश किया जाता है, हमें मुझे लगता है कि हमें प्रॉपर कैद कर दिया गया है, हमारे दिमाग को भी कैद कर दिया गया है, हमारी सोच, हमारी हर एक्ट को। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर सुनती थी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे बात हो रही है, पाकिस्तान में अच्छी फिल्म नहीं बनती। कुछ लोगों ने बनाई, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्म नहीं बनती, कैसे बनेगी? आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करना चाहता है, आप उसको करने नहीं देते। देखें, जो चीज़ें डिस्कस हुई या फिल्म में हैं, वो भी मुआशरे का हिस्सा है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आई हैव वीडियोज़, मेरे पास लाइव वीडियोज़ उन लोगों की कि जो मैंने सिखाए नहीं हुए, वहाँ मेरा बैन लगा तो सेकेंड डे में वो वीडियो देख रही थी। अच्छा, ये ठीक है, इस पे बात करेंगे। मलिक साहब, ये जो फिल्म है, म्यूज़िक है, जैसे अच्छा ये बड़ी म्यूज़िकल फिल्म है क्योंकि ये 2.5 घंटे की है। मैं इनसे पूछा था ये 2.5 घंटे की क्यों, उन्होंने कहा इसमें 4-5 सॉन्ग हैं, 6 गाने। 6 गाने का मतलब है म्यूज़िकल फिल्म में इन्होंने काम किया, और म्यूज़िक एक बड़ा क्रिएटिव सब्जेक्ट है। अच्छा, म्यूज़िक और फिल्म, ड्रामा, स्पोर्ट्स, ये हमारी सॉफ्ट पावर्स है, एक हमारा सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का। हम अगर सॉफ्ट इमेज के पीछे डंडा लेके पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पूरी दुनिया में हम बड़ा बदनाम है कि हम बड़े हार्ड लाइनर हैं, इनटॉलरेंस सोसाइटी है, दहशतगर्दी है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंटरनेशनली हमें किस तरह हमारा परसेप्शंस क्या है। अगर हम फिल्म, म्यूज़िक, ड्रामा, अपना कल्चर्स को नहीं प्रमोट करेंगे तो हमारा सॉफ्ट इमेज कैसे जाएगा बाहर? अच्छा, ये भी बड़ी एक अजीब मिसपरसेप्शन है। मैं कल ही अपने शो में इसको मेंशन कर रहा था कि 70s में 1970 में पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हुए, और मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ये ज़रा नोट कर लीजिए। 1970 में पहले 1 मैन 1 वोट इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, तो उसमें 4 जमात इस्लामी की ना नशिस्तें मिली थी उनको। और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तानी मजहबी लोग हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं। मगर मैं आपको पॉलिटिकल बात बताने लगा। 90s में जाके बीजीपी जो वहाँ की अपना राइटिस्ट जमात है जिसको मोदी अब रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने 4 सीटें ली थी 90s में जाके। आज 2024 में तीसरी बार उनका प्राइम मिनिस्टर बना है इंदिरो, और वो इस आइडिया से आया था कि 400 प्लस पे हम जाएंगे, वो उसके पास सीटें नहीं मिली। जो मेरा आर्गुमेंट, वो उनका बिजनेसमैन जरा थोड़ा सा नाराज हो गया था। नहीं, वो आप उनका सरमायादार थोड़ा सा मोदी से नाराज हो गया। मैं जिस मौजू की तरफ लाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सोसाइटी पूरी मजहबी है, इस्लाम से मोहब्बत करती है, जान देने के लिए तैयार है, मगर ये इनकी सोच में एक आज़ादी है। इन्होंने पॉपुलर वोटे देखे हैं, पीटीआई को मिला है, पीपल्स पार्टी को मिला है, नून को मिला है। तो हमारी जमात इस्लामी 70 में 4 सीटें लेती है और इस बार मेरे उनकी 1 या 2 हैं। सर मैं एक लाइटर नोट पे कहने लगा, वोट पीटीआई को मिला है और नून लीग को फॉर्म 47 मिला, उसको सिर्फ फॉर्म मिला है सर। हाँ, तो वो फार्म हाउस वालों को मिलना चाहिए ना। सिर्फ लेटर मिला, फिल्म रिलीजिंग की परमिशन नहीं मिली। तो मेरा ख्याल इनको भी फिर एडवाइस करेंगे 45 की बाय 47 फॉर्म ले रहे हैं वहाँ से सेंसर वालों से, तभी हमारी फिल्म रिलीज हो पाएगी। तभी अगर आपने फिल्म चलानी है तो फिर अच्छा देखें, ये फिल्म है
और ये बाय चॉइस, अगर सिनेमा उसमें जाते हैं तो आपने बताया बाय चॉइस है, 500,000 रुपया खर्च करके जाएगा। कौन चाहेगा कि उनके बच्चे बेराव रवि का शिकार हों या उल्टी सीधी स्टफ़ देखें और ये करें, जबकि आजकल उनके पास, बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, हर तरह का स्टफ़ उस पर अवेलेबल है। अगर आप उनको इस फिल्म दिखाएंगे जो कि एक फैमिली के साथ बैठ के देखेगा, तो बच्चों को एक पता चलेगा कि हाँ ये भी एक चीज़ है देखने की, और वो उस तरफ जाएगा। अदरवाइज़ वो फिर मोबाइल पे, यूट्यूब पे और दूसरा वो स्टफ़ देखता रहेगा। और ये सारा, और इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है इनमें, बच्चों का भी और नौजवानों का भी ट्रेंड इस तरफ लाने की कोशिश की है, फिल्म की तरफ लाने की कोशिश की है, वरना तो वो तो लैपटॉप पे बैठे रहेंगे वो। मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। अगर इनकी एफर्ट पाकिस्तान की फैमिली को सर्व करना है तो माई सल्यूट टू देम, माई अप्रिसिएशन टू देम। मगर जो मैं आपको दूसरी तरफ एक एडिशनल टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, इतना सीरियस इशू बन गया है बीइंग ए टीचर। मैं आपको बता रहा हूँ 90 मिनट की जो क्लास है ना, दैट हैज बिकम ए नाइटमेयर फॉर ए टीचर। क्योंकि मैंने इस पर स्टडी की तो पता ये लगा कि स्टूडेंट जो हमारा है वो इतना मोबाइल का एडिक्ट हो गया है कि उनका जो टाइम स्पैन है वो 90 सेकंड से ऊपर जा नहीं रहा। टाइम स्पैन। तो आप उनको पाकिस्तानी फिल्मों से एक बड़ा अच्छा उनका टाइम स्पैन डेवलप कर सकते हैं सर। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट दिया सर आपने। तो आप उनको जितना पाकिस्तानी मिजाज से दूर रखेंगे वो उतने वेस्टर्नाइज्ड हो जाएंगे। अब मैं वेस्टर्नाइज नहीं, वो पता नहीं कहीं के भी नहीं रहते, या तो वेस्टर्नाइज हो जाए ना वो बहरहाल दिल ही दिल में ये तो उनकी ख्वाहिश होती है कि कनाडा में जो पुफी है उसकी बेटी से शादी हो जाए, मैं वहाँ चला जाऊँ। इतने तो वेस्टर्नाइज हो जाते नहीं, कल्चर चेंज हो गया ना। आप मतलब एक ग्लोबल विलेज में चले गए हैं और वहाँ का कल्चर आप लोग ले रहे हैं। मैं किसी कल्चर के अगेंस्ट नहीं बात कर रही, इट्स लवली कि आप हर कल्चर को पढ़ें, हर कल्चर को देखें, हर कल्चर पे डिस्कस करें, बट इसमें यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपके अपने मुल्क में बनाई गई चीज़ पे आप इस तरह से पाबंदी लगा दें कि जनाब वो बच्चे कहें कि जी ये क्या, मतलब इस तरह से अगर वो हमसे मांगते हैं कोई अच्छी चीज़ हम बना के देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पाबंदी लगा दें। और नेटफ्लिक्स पे आप हर चीज़ दिखा रहे हैं, डिफरेंट विंडोज़ बनी है, हर बच्चे के रूम की एक अपनी अलग विंडो है। आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं क्या? वो देख रहे हैं, या तो मलिक साहब ये टीवी पे भी पाबंदी लगाए, सिर्फ पीटीवी देखा करें हम सारे। हाँ बिल्कुल, आप टीवी पे देखें, सब्जेक्ट्स देखें, बहुत बोल्ड है। उसका जो इफेक्ट है, मैं जो ये मैडम फरमा रही हैं इनके लिए थोड़ी सी, क्योंकि जर्नलिस्टों का काम होता है थोड़ी सी हम छेड़छाड़ करते रहते हैं। मैं ये इस्लामाबाद में कोई हॉस्पिटल है उनकी एक स्टडी पढ़ रहा था, तो उन्होंने जो मेडिकल स्टडी की है कि देवर ऑफ द ओपिनियन कि 85 to 90% जो पाकिस्तान की आबादी है या वो डिप्रेस है या वो एंजाइटी की पेशेंट है। exactly. आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं मतलब समझ सकता हूँ कोई भी हेल्दी साइकोलॉजिस्ट को पकड़ ले, जो छतरोल हुआ है हमारी क्रिकेट टीम पे, पूरी कौम को मैंने इतना डिप्रेस, मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है या मैं बहुत बच्चा था, मैंने 71 में सुना था, फील किया था जब पासन टूटा था, या ये जब मैच है। तो पाकिस्तान में मुझे इट्स बिन एजेस के मैंने कोई रिलैक्सिंग, कोई खुशी की बात, कोई कलेक्टिव हैप्पीनेस देखी हो। यहाँ बस एक ही हैप्पीनेस है कि फलाना कज़न अमेरिका का वीज़ा मिल गया वो जा रहा है, तो बाकी भी डिप्रेस है। तो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे एंटरटेनमेंट को किसी ने गलती कर ही दी है, फिल्म बना ही दी है, तो यार उसको कोई इनकरेज करो, ना डिस्करेज करो, बाकी फिर बिल्कुल ही मायूसी हो जाएगी। अच्छा मलिक साहब, ये इस फिल्म का नाम है मंजू मारिया, ये दो करैक्टर हैं, मंजू जो है विलन है और मारिया है। ये थोड़ा सा जो मैं समझूँ, आप मुझे करेक्ट कर लें, एक जिन है जो एक लड़की पे आशिक हो जाता है। और अच्छा, ये आपको पता है गांव में घर घर की कहानी है, किसी ना किसी गांव में किसी ना अक्सर लड़कियों पे कोई ना कोई जिन जो है ना आशिक हुआ होता है। और इसके दौरान ये एक फिल्म चलती है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है जी, वो सबको देख, आप थोड़ा सा बताएंगे इसका बारे? जी बेसिकली मतलब इस मैं सॉरी मैं आप थोड़ी मुदाखलत करूंगा क्योंकि मैंने शो से निकल जाना है। मैं एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ, अगर इनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड पास नहीं ना करता तो प्लीज़ आप ये तहरीक चलाएं कि सैफुल मलूक जो जेल है अपना
झील है ना, उस पे जाने की पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि यही कहानी मुझे वहां पे भी एक बंदे ने सुनाई थी कि ये सैफुल मलूक पे एक ये झील पे ना एक जिन की मोहब्बत हो गई थी परी के साथ। तो मेरा ख्याल है इसमें भी पाबंदी होनी चाहिए, झील पे नहीं हमें जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उधर भी एक बोर्ड बनाना चाहिए, सैफुल मलूक झील बोर्ड। और मैं तो अपनी राय दी है, मुझे आपकी स्टोरी तो पहली दफा पता चली है, तो इस हवाले से तो सैफुल मलूक जो झील है उस पर भी बैन होना चाहिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल इससे फारिग होके ना, अगर नया इन्होंने बैन खोला तो हम मिलके यही काम करेंगे। नहीं, मैं आई एम विद यू जी, हम इस पे भूख हड़ताल करेंगे और अपनी जिंदगी दे देंगे इस पर्पस के लिए। अच्छा मलिक साहब, अगर आप अब तो वो कल्चर नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो लैपटॉप आ गए, ये मोबाइल आ गए। हम जब छोटे थे तो हमें हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ ना कहानियाँ सुनाती थी, दादा, और वो जिन्नों की कहानियाँ, जिन्नों परियों की कहानियाँ सुनते थे हम, और वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो आजकल झूठ निकला है सुबानी, वो भी सारी कहानियाँ झूठ है। आप तीनों मुझसे एग्री करेंगे, असल जिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसके बाद आप मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। असल जिन जो दरियाफ्त हुआ है, मुझे भी 60 साल लगे हैं, वो कोई भी जिन, जितनी कहानियां सुनी है मैं भी जली जली डरता रहा। वो एक जिन है मेरे घर में आता है, आपके घर में भी आता है, वो महीने में एक दफा आता है, वो बिजली का बिल है। वो आने से 3 दिन पहले मेरी अखा घूमिया होती हैं, सिर मेरा चकरा रहे होता है, साह मेरा बंद होया होता है। तो 3 दिन उसके बाद मेरी बीवी से लड़ाई होती है, 7वें दिन हम नॉर्मल होते हैं, 3 हफ्ते के बाद फिर जिन आ जाता है। तो मैं कहूँ आपको असल जिन का भी तारुफ कराऊँ। तो उसका तरिया क्या है मलिक साहब? नहीं, ये जितने नहीं जा रहा, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, सब की काविशों से ये जिन बना है, और अल्लाह ताला इसको जिंदा रखेगा, फिक्र ना अच्छा करें। मलिक साहब, आप जाते जाते, आपने, मुझे पता है आपने अगले शो में जाना है, आप अपने शो में, तो हम वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। जाते जाते मैं भी एक लाइटर नोट पे मानो, हमारे मुल्क को भी एक जिन जफ्फा है, जब तक उस जिन जफ्फे से नहीं निकलेंगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात। तो नाज़रीन, हम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, विजडम वाली बातें की। मलिक साहब कहीं बैन ना हो जाएं आप नेक्स्ट टाइम। हम तैयार हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, इसीलिए हम आप जैसे दोस्तों के साथ मिलते हैं। हमें इसलिए बड़े कम लोग जानते हैं, वैसे यही हमारी प्रोटेक्शन है। ठीक, थैंक यू मलिक साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। सारा, फिल्म बहुत ही मुश्किल मीडियम है, और स्पेशली ख़वातीन, आपने क्या, आपको मोटिवेशन थी कि आप फिल्म प्रोड्यूस करने की तरफ आ गई? मेरे बेसिकली माइंड में एक चीज़ बहुत चल रही थी, मेरी बैक ऑफ द माइंड, तो ऑब्वियसली मेरे फादर का नाम है मुनीर राज। जी जी, बड़े मशहूर ड्रामा राइटर, और उन्होंने बहुत साल दिए, आप समझ लें 30 से 40 साल उन्होंने स्टेज को दिया, ड्रामा को दिया, बिल्कुल दिया। और वो तब आकर उन्होंने थोड़ा सा क्विट किया उसको, जब थोड़ा हालात बदले और थोड़ा सा माहौल बदल गया ना। कहते हैं कि डॉक्टर अनवर सजाद साहब ने लिखा इसमें कि वो एक तख्लीकी राइटर है मेरे फादर के बारे में, जब के ट्रांसलेट हुआ करते थे प्लेस, मतलब हम लोग शेक्सपियर को ट्रांसलेट करते थे थिएटर पे, तो उन्होंने अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। वही रूह कहीं मेरे में भी है, फादर से इनहेरिट किया। एग्जैक्टली आप बचपन से देखती होंगी, बिल्कुल काम करते हुए, देखते हुए, काम करते हुए, और उनके अंदर एक पैशन जो पाकिस्तान को लेकर है, सेम है। मतलब मुझे कभी भी नहीं, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट की थी फिल्म की, तो मैंने उसमें कहा था कि आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन चीज़ों को लेके सोचती हूँ, बहुत एटलीस्ट आखिर में जाके मैं नेगेटिव सोचती हूँ। तो मैं इस चीज़ से बहुत मुतमईन थी, क्यों, मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हूँ। अब मैं जब बार बार सुनती थी कि एक टाइम आ गया यार, फिल्म पे ये वक्त आ गया है, टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा, माशाल्लाह बड़ा टफ टाइम देता है तमाम उसको, तो फिल्म ने एक टाइम पे बहुत काम किया। जी जी, एक दौर में तो बहुत था, और टीवी भी हमारा एक दौर में बड़े जबरदस्त ड्रामे। आपको पता है कि हमारे मतलब हमसाया मुल्क में कहा जाता था कि सड़कें बंद हो जाती थी, बारिश ड्रामा जब लगता था हमारा पीटीवी के, एग्जैक्टली जब प्लेज लगते थे, ऐसी क्या चीज़ थी। आपको कभी लगता है कि हमारी फीलिंग्स चेंज होती हैं, चाहे वक्त बदल गया है, हम लैपटॉप पे आ गए हैं, हम मोबाइल्स में आ गए हैं, बट फील आज भी वही है। जी चाहता है कि वैसा स्टफ देखें, एग्जैक्टली जैसे हम उस दौर में आज भी रोने को दिल चाहता है, आपका आज भी हंसने को दिल चाहता है,
आप आज भी बहन की बात पे नाराज़ हो जाते हैं, बीवी की बात पे हंस देते हैं, ये सब फील वही है, मजबूरी होती है बिल्कुल। तो हम लोग क्यों इस चीज़ से दूर जा रहे हैं? फिर हम इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रुप, आप वो कहीं रह गया, पीछे रह गया। मतलब चंद लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब मिलके नहीं कर सकते? मतलब एक काविश है ना, एक फाइट है जी। वैसे तो हुकूमत हर दफ़ा बड़े दावे करती है कि जी हम फनकारों के लिए करेंगे, फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए नहीं करेंगे। किया जाता। हर दफ़ा एक नई गवर्नमेंट आती है, वो आके दावा करती है और उसके बाद वो वहीं पे कहीं छुप जाता है। इवन आप देखें, चैम्बर है, इंडस्ट्री है ना, कपड़े की इंडस्ट्री है, आपकी चीनी की इंडस्ट्री है, बहुत सी चीज़ों की है। फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पर भी जगह नहीं दे रहे। देखें, फिल्म सबसे बड़ा बिजनेस है। अच्छा, कहते हैं कोई इंडस्ट्री है, लेकिन इसको इंडस्ट्री का ट्रू स्टेटस नहीं दिया जाता। क्योंकि देखें ना, बाकी जैसे आपने कहा शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री बैंक के पास लोन लेने जाए, बैंक फौरन उसको लोन देता है। बिल्कुल। एक बंदा कहे कि जी मैंने फिल्म बनानी है, मुझे लोन दे, उसको कभी हो ही नहीं सकता। हत्ता कि बैंक वाले शोबिज के लोगों को फाइनेंस नहीं करते कि आप शोबिज के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही, उनको नेगेटिव लिस्ट पे डाला हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बैंक का नाम नहीं लूंगी, ये ड्यूल पॉलिसीज चलती हैं सेम टाइम। मैं बैंक में बीइंग अ प्रोड्यूसर अपना अकाउंट खुलवाने गई, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी प्रोड्यूसर के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, उनके लिए तो कोई अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट नहीं, आप कोई और ऐसे करके आए। मैंने कहा देखिए, मैं सच्चाई की तरफ जाना चाह रही हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? आपके इदारे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, और फिर उसको आप इंडस्ट्री भी कह रहे हैं। बिल्कुल। खैर, ये एक और तरफ हो जाएगी। सारा ये बताएं, आपने 1.5-2 साल लगा के ये फिल्म बनाई और आप इस्लामाबाद जाती हैं और आपको पता चलता है कि ये फिल्म नहीं दिखाई जा सकती, बैन होती। अभी आपने कहा था कि इंसान की फीलिंग्स होती हैं, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर, इट वाज, मैं बता नहीं सकती कि मैं बहुत अपने आप को इस मामले में थोड़ा ब्रेव मानती हूँ कि वो जब मुझे लेटर आया ना, तो मेरे प्रीमियर की तैयारियाँ हो रही थी और जो अनाउंसमेंट्स चली गई हुई थी, सब कुछ। क्यों पंजाब ने मुझे सेंसर कर दिया था, सिंध ने कर दिया था, तो मैं मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा नहीं है, इट्स ओके। तो हम लोग जा रहे थे प्रीमियर के लिए, लेकिन मेरे फ़ोन पे मुझे वो लेटर रिसीव हुआ रात को 10:30 बजे, जबकि आगे छुट्टियां थी। मीन्स के मैंने एक कदम उठाया कि मैं फ़िल्म बनाऊं, मैंने अपना पैसा लगाया और वक्त लगाया, टाइम लगाया। उस डेली मतलब ऐसे ही होता था कि हम लोग पूरा टाइम जो है वो फिल्म को दे रहे थे, कोई दूसरी दिन रात खत्म हो चुकी आप थी। सोच नहीं सकते कि फिल्म के प्रीमियर से पहले मेरे अपने ऑफिस में ही सबके सब लोग ऐसे होता था, काम करते करते ना, कि वो बस वहीं पे सो गए और वहीं से घंटे बाद उठ के वहीं से फिर से काम शुरू हो गया। अच्छा सारा, ये जैसे आपने बताया कि इसमें एक लड़की पे एक जिन आशिक हो जाता है, जी बिल्कुल, उस हवाले से ये फिल्म चलती है, तो ये कि सेंसर बोर्ड वालों ने ये ना सोचा हो कि ये देखकर वो जिन जो है वो फिर हमारी पूरी कौम पे ना आ जाए, वो जगह जगह लड़कियों पे ना आना शुरू, ऐसे तो नहीं, ऐसा कौन सा जिन तो आए हुए हैं। उन्होंने तो एक बड़ी वेग सी चीज़ लिखी हुई है, impregnation of the heroines either as a result of extramarital relation or worse through satanic powers is against not only societal norms but is also Islamic teaching। ये इतनी वेग सी स्टेटमेंट है कि समझ नहीं आती मुझे, तो ये कोई लतीफ़ा ही लगता है, क्योंकि जगह जगह अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स वायलेट हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही, जगह जगह आपकी वायलेट हो रही है। इस्लामिक टीचिंग, आप मार्केट चले जाएं, कोई पूरा तोल रहा है, नेवर, कोई सच बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई आपको इवन के हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे हमारे साथ सच बोलते हैं, हमारे जो बिलों में जो हमारे पे टैक्स लग कर आते हैं, क्या ये जस्टिफाइड होते हैं? वहाँ पर ये इनको इस्लामिक टीचिंग याद नहीं आती। यही तो मेरी लड़ाई है कि ये जस्ट इंटरटेनमेंट थी। आप हर चीज़ पे
हम लोगों को बिल्कुल पाबंद कर रहे हैं। ये एक इंटरटेनमेंट है जस्ट फॉर पब्लिक। आप देख क्या रहे हैं अपनी ऑडियंस को? आप देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले कितने अरसे से आप देखें कि हमें कोई खुशी ऐसी नहीं है कि जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें। जी, ये सॉफ्ट पावर्स होती हैं। ये फिल्म होंगी तो बच्चे सिनेमा जाके फिल्म देखेंगे, वो मोबाइल से उनकी हम जान छुड़ा सकते हैं। वो मोबाइल जितना उनको ज़हनी तौर पे बीमार कर रहा है, पालूद कर रहा है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम ये चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है अब ये इसके बाद कि हम ये चाह रहे हैं कि यार अपनी हर एंटरटेनमेंट बंद दो और जो ये मोबाइल और क्रिकेट का भी बेड़ागर कर दो। एग्जैक्टली। और उनको बच्चों को मोबाइल के पीछे देखिए अब अच्छा अली, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी, आप मुझे बता रहे थे कि फिल्म का ज़्यादा हिस्सा नॉर्दर्न एरियाज की जी तरफ बिल्कुल शूट हुआ है जी, और बड़ी मेहनत करके बड़े शानदार लोकेशन सेलेक्ट की गई हैं और वो देखने में एक खूबसूरती को बंदा खो के रह जाता है जी बेशक। उन मनाजिर में। तो इससे हमारे कल्चर को, हमारी जो ब्यूटी को और टूरिज्म को कितना फ़रोग मिलेगा? सर डेफिनेटली देखिए, हमारी फिल्म का जो 60% हिस्सा है वो हमने गिलगित में किया हुआ है। ठीक है, गिलगित के जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं प्रॉपर रैकी के थ्रू, ताकि जितनी खूबसूरत जगह थी उनको लोकेट हमने किया, मार्क किया और वहाँ पर ही जाके शूट किया। उसके लिए ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि हर जगह पे हर इक्विपमेंट नहीं पहुंच पा रहे थे। एक जगह पे हमारा लॉजिस्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम आ गई। हमारा जनरेटर जाना था कि वहाँ पर जनरेटर पहुंचेगा, वो जब जनरेटर चला तो वो 6 दिन के बाद पहुंचा। तब तक हम बहुत सारा हिस्सा अपना कर चुके थे बगैर लाइट के, क्योंकि हमने डेज़ में सारा वो किया। जब वो पहुंचा तब तक हमारी वहाँ से वापसी हो गई हुई थी। तो मतलब हम लोगों ने वो सारी खूबसूरती, मतलब आप नलतर चले जाएं, वहाँ पर आपकी ब्लू लेक है, आपकी सतरंगी लेक है, हमने वो कैप्चर की। फंडर किया, नलतर किया, बहुत खूबसूरत, मतलब जितने खूबसूरत, इतना खूबसूरत है कि और जितनी हम तारीफ आपने फंडर का नाम लिया, मैंने वहाँ का शहतूत खाया है। सर जबरदस्त शहतूत था कि आज तक मुझे ऐसा शहतूत। सर वहाँ से खुरमानी आप जितने भी आप इतनी अच्छी मतलब खाई है, और जितना भी फ्रूट हमने वहाँ खाया है, मतलब हम लोगों ने दुनिया में आपकी प्रमोट होनी थी, आपका टूरिज्म प्रमोट होना। देखिए हम लोग अपनी फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने के लिए या कोई चीज़ करते हैं, हम कहते हैं जी हम बाहर जाएंगे, हम फलाने मुल्क में जाएंगे, इस मुल्क में जाएंगे, यहाँ शूट करेंगे कि हमारा जो फ्रेम है वो खूबसूरत लगे। हमारे मुल्क में ऑलरेडी बहुत खूबसूरती है, जिसको अगर हम आप कैप्चर करना चाहें तो वो लोग, जो लोग हम उनके मुल्क जाते हैं, वो लोग हमारे मुल्क में आके शूट करें और हमारा इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन हमें वो दिखाना है। देखिए आपने फिल्म के साथ एक आपने सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जाएगा, नेशनल कॉज होगा, टूरिज्म को इसी तरह होता है ना। इंडिया की सॉफ्ट पावर्स क्या है? एक तो हार्ड पावर होती है ना, एक सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या? उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनकी स्पोर्ट्स, ये उनकी सॉफ्ट पावर, उनका म्यूजिक, बिल्कुल हर जगह पे प्रोमिनेंट डोमिनेंट है वो प्रॉपर तरीके से। क्यों दुनिया में इस वक्त सॉफ्ट पावर्स का दौर है? बाकी मिलिट्री ऑपरेटर्स तो सबके तो बिल्कुल चलते हैं। तो आप अपने सॉफ्ट पावर्स को किल करने पे लगे, डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए, और इनको प्रमोट करना चाहिए। अब इस्लामिक नॉर्म्स, सोसाइटी की नॉर्म्स तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, वो तो मौला जट पे लग सकती और लग सकती। इससे याद आया, आपने नाम रखा हुआ है मंजू मारिया। जी जी। तो ये मंजू कैरेक्टर है इसका? जी, ये 2 कैरेक्टर्स का दो कैरेक्टर, बिल्कुल। अच्छा, मंजू एक कैरेक्टर, मारिया जो हीरोइन और मंजू जो विलन है, जो विलन है। अच्छा, इसमें हीरो नहीं है? नहीं, हीरो बिल्कुल है। अच्छा। लेकिन ये 2 बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द स्टोरी जो है वो मूव कर रही है, ज्यादा मूव कर रही है। जी। तो हीरो की एंट्री कुछ है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है। हीरो का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अच्छा। अब जैसे इन्होंने बैन तो लगा दिया, लेकिन इनको उस बैन पे ये थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए था कि जिस एरिया को इन्होंने उठाया है कि ये जी बैन होने वाली फिल्म है, इन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज है अगेंस्ट फिल्म का मैसेज ही तो असल बात। एग्जैक्टली। और इसका बाकी तो एक कंस्ट्रक्शन होती है सर, इसका मैसेज ही है कि इंसानियत जो है वो बचाने से बचती है, मारने से नहीं। बड़ा खूबसूरत मैसेज है। पूरे वर्ल्ड में एक फाइट है
आप कहीं चले जाएं, आप हम गजा को रो रहे हैं, हम उनको जो देखिए वहाँ पर बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है, तो हम इंसानियत का पैगाम देते हुए शायद हमारी ये गलती है कि हमने इंसानियत का पैगाम दिया। सर यही तो अलमिया है ना, पूरी दुनिया के लोग गजा की हिमायत में खड़े हो गए, रैलियाँ निकाल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं आप निकाल सकते, और हम सबसे ज़्यादा इसी तरह पाकिस्तान में आप ये फिल्म नहीं बना सकते इंसानियत पर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हीरो की बड़ी अगेंस्ट पावर इसके है। अब आप ये देखिए फाइट, अगर आप बैड एंड गुड पार्ट्स को नहीं दिखाएंगे, आपकी कैसे मतलब खुदा को हम कैसे जानेंगे? जी, तमाम फिल्मों में इसी तरह गुड और इवल्स की लड़ाई हो रही होती है। जैसे एक विलन होता है, विलन रिप्रेजेंट कर रहा होता है बैड को, बिल्कुल बैड को, हीरो जो है वो अच्छाई को कर होगा। तो डेफिनेटली जब तक आप बुराई दिखाएंगे नहीं, अच्छाई नजर कैसे आएगी? और दोनों का कनेक्शन हीरोइन होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो हीरो ने बड़े पावरफुल तरीके से लड़ा है और पूरी फाइट की है उसने, और प्रॉपर दिखाया गया है इसमें कि फिर इंसानियत की जीत हुई है। एंड में जो मैसेज आया कि इंसानियत की जीत है। जी ह्यूमन मतलब देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है इंसान को मिला हुआ कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, मखलूक़ात में सबसे अजीम और अशरफ, वो तो ठीक है। लेकिन अब अगर और हैंड पे हमने दिखाया गया कि जितनी भी पावर्स हैं वो इंसान के आगे सरेंडर कर जाती हैं, कि अल्लाह ताला ने जो मतलब आपको दे दिया है वो उसको इकरार कर जाते हैं। तो इससे बड़ी और आपके इस्लाम में क्या हो सकती है कि अल्लाह के हुक्म को हम मान जाएं? कहने को तो लोगों ने अब्दुल सत्तार ईदी जैसे आदमी पे भी इल्जामात लगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने इसका नाम मंजू मारिया रखा है। जी। अगर आपने ये लड़ाई दिखानी थी तो आप इसका नाम रख सकते थे एलियन दा खड़ाक, इस तरह के रख देते और बना देते, तो यहाँ खलाई गुजर थे जट्टी दा बैन, तो फिर ठीक नहीं था। वो गंडासे वगैरह दिखा रहे सर, शायद बैन से बच जाती, अगर ये दिखा देती तो शायद बैन से बच जाती। लेकिन ये है कि ये राइटर की सोच है कि उसने फिल्म के कैरेक्टर्स को उठा के उसने ये नाम रखा, और मतलब आइंदा मतलब अगर मुझे परमिशन देंगे तो देन मैं ज़रूर एलियन का खड़ाक रखूँगी फिल्म में। अच्छा, दूसरा ये फिल्म हमेशा होते ही फिक्शन है, ये कभी भी रियलिटी बेस्ड होती नहीं है, क्योंकि रियलिटी अगर हमने देखनी है तो मैं घर में और इर्द गिर्द में तो देख ही रहा, मैं 500,000 खर्च करके क्यों सिनेमा में जाऊंगा? इसीलिए देखूंगा कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ देखूंगा। मुझे तभी पैसा खर्च करना, एक नई चीज़ देखने के लिए, वो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें देखने के लिए मैं पैसा क्यों खर्च करूँ? तो मैं इर्द गिर्द देख ही रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं, 25 साल घिसी पिटी चीजें, बस गुजर मौला जाटी चलती सर, सेम नाम, सेम कैरेक्टर, सेम जो आप कह रही थी ना लिबास का बड़ा गर्क हुआ, वो यही इसी वजह से हुआ। वो गुजर और वैशी और जट 30-40 साल चलते रहे। अब यकीन करें जब से चलते रहे, और फिल्म जो है जब से बैन हुई हूँ ना, तब से तो ये दिल को एक वो लग गया है कि मुझे वो वैशी गुजर भी अच्छे लगते हैं, मुझे वो गंडासे भी अच्छे लग रहे हैं। खैर बड़ी मेहनत होती है, एक छोटी सी फिल्म भी जो है ना वो बहुत मेहनत से बनती है, उस पर पैसा लगता है। देखें, सोच की आज़ादी है, ये हम बात कर रहे थे, जिसको जो लग रहा है वो बना रहा है, आप उसे बनाने दें, फैसला पब्लिक पे छोड़ दें ना। ठीक है, और वो पब्लिक जो पैसे दे के आएगी ना, ऑब्वियसली जो 1000 रुपया खर्च करेगा एक बंदा, तो वो उसका फैसला होगा ना, अपना ज़ाती फैसला होगा, विलिंगली जाएगा, विलफुल पीपल। सर मैं बिल्कुल एक चीज़ और, मैं सवाल बड़ा यहाँ पर मैं थोड़ा सा उठाना चाहूँगा कि देखें एक सेकंड, हमारे इस वक्त पाकिस्तान में 3 बोर्ड सेंसर के हैं, एक पंजाब सेंसर बोर्ड है, एक सिंध सेंसर बोर्ड है, और एक फेडरल सेंसर बोर्ड है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है? मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ऐसा ही है। अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन होता यही है। अगर आप सिंध आपको 100% क्लियर सेंसर पास कर देता है, और पंजाब सेंसर बोर्ड आपको 100% क्लियर पास कर देता है, और फेडरल आके उसको कुछ चंद सीन्स भी नहीं पूरी ही बैन कर देता है, तो मुझे ये बताइए कि सिंध सेंसर बोर्ड और पंजाब सेंसर बोर्ड का क्या रोल है? क्या वो मतलब उनको क्या मतलब समझ नहीं है, उनको अकल नहीं है, उनको एजुकेट नहीं किया गया कि ये सेंसर ऐसे पता नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उनको बैठाया क्यों? वो फिर इदारे बंद कर दें, एक फेडरल रखें और उस पर ही फैसला कर लें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, ऐसी बहुत सारी हमारे जो रियासत में ना ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
18 अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट ना फेडरल से प्रोविंस को चले गए, जैसे एक तालीम है, सेहत है, वो फेडरल में भी चल रहे हैं और सूबाई में भी चल रहे हैं। इसी तरह टूरिज़्म है, अब टूरिज़्म उन्होंने सूबों को दे दिया। अब नेशनल हमारी टूरिज़्म पॉलिसी नहीं है। अच्छा, टूरिज़्म क्या होता है? जो बाहर की दुनिया से लाना है। एक तो इंटरनल टूरिज़्म, आप बाहर जाते हैं ना, मेरे कई टूरिस्ट कंपनीज वालों से बात हुई, कहते हैं बाहर जब हम किसी एग्जीबिशन पे जाते हैं ना, तो हम उन्हें बता नहीं सकते टूरिज़्म पॉलिसी क्या है। पंजाब का टूरिज़्म, KPK का टूरिज़्म, सरहद का टूरिज़्म, इनकी अपनी अपनी पॉलिसी। बिल्कुल अब 4-5 पॉलिसीज को हम कैसे एक्सप्लेन करें? बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह वही चीज़ की तरफ आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। पंजाब और सिंध आपको क्लियर कर रहा है, और फेडरल जो कि फेडरल कैपिटल का है, अब मुझे नहीं पता उसकी जुरिस्डिक्शन अलग-अलग कैसे कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। अच्छा, मैं इस तरफ आऊँगा सारा। अब बैन हो गया, तो अब आपके पास क्या लाहेमल क्या आप करेंगे? अभी तो फिलहाल हम इसके अगेंस्ट थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन दिए कि इसको फुल बोर्ड देखा जाए, ताकि री-एग्जामिन करें। देखें, उन्होंने बैन कर दिया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी इसको ओपन किया जाए, देखा जाए, इसमें जो चीज़ें हैं हमसे डिस्कस की जाएं। आपने कुछ डिस्कस नहीं किया, और फिर अभी भी फुल बोर्ड के लिए भी मैंने उनसे पूछा जिस दिन फुल बोर्ड दिखाएंगे तो वो मुझे बताएं कि मैं वहाँ पर पहुँचूँगी। उन्होंने कहा जी फुल बोर्ड में ना डायरेक्टर बैठेगा, ना प्रोड्यूसर बैठेगा, ना कोई एक्टर, कोई भी नहीं हो, यानी कि वो हमारी फिल्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर हमने उस पर पैसा लगाया है और हमने पैसा लगा के आपके हवाले कर दिया कि आप हमारी किस्मत का फैसला करें। सर मुझे ये बताएं, इस वक्त सर देखें पैसा भी हमने लगाया, कॉन्सेप्ट भी हमने जनरेट किया, मेहनत भी हमने की, और हमने कहा कि ये हमने किया, ये आपके आगे रख दिया जनाब, इस पे साइन करेंगे तो हमारा रिकवरी होगी, वरना नहीं होगी। वो उन्होंने कुछ एरियाज नहीं पॉइंट आउट किए कि जी ये जरा ऑब्जेक्शनेबल है, इनको आप दूर कर दें तो ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यही पॉइंट्स हैं, और इसके बाद कुछ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है इसकी, तो रोज हर जगह वायलेशन होती है सर, और ये दिखता भी नहीं है। अगर हम ढूंढने चाहें, ये इन्होंने जिस एक्ट के तहत किया है वो हमने तलाश किया, वो एक्ट है ही नहीं। एक्ट नहीं है? नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं। हमारा प्रोग्राम भी यही है कि हमारे यहाँ की पॉलिसीज़ हम ढूंढते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ क्या है। तो सेंसर बोर्ड की पॉलिसीज़ भी हमें कुछ समझ नहीं। या तो ये तो पहले इनको एक स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट पेपर है वो इनको जमा करा दिया जाए, और पहले ये स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पेपर एक सजेशन ही दे सकते हैं कि ताकि लोगों को इस तरह ना धचका पहुँचे कि वो पहले एक कॉन्सेप्ट पेपर ले लें, उसको अप्रूव कर दें, फिर उस कॉन्सेप्ट को लेके फिर वो पूरी बिल्कुल जैसे PTV पे होता रहा है, वहाँ पर आप ड्रामा बनाने के लिए पहले अपना 1 लाइन आइडिया देते हैं, वो कहते हैं जी ओके है, ये कॉन्सेप्ट ओके है, तो आप बनाएं। उसके मुताबिक सेंसर बोर्ड भी चल, ये नहीं कि वो एक दिन आके बैठ जाएं और कहेंगे इतने सालों की मेहनत। उन्होंने 3 सिक्के बताई हुई हैं, उन 3 सिक्कों में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते जो उन्होंने किया है। उसके बाद आप एक सोसाइटी को लेकर देखें, सोसाइटी का जिम्मेदार कौन है? वो 3 लोग तो सोसाइटी के जिम्मेदार नहीं है, ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, अगर सोसाइटी के अगर वो 3 जिम्मेदार हैं तो बाकी जो सूबे हैं जिन्होंने सेंसर बोर्ड बनाया उनकी क्या वक़्त है? मुझे सिर्फ आज तक मुझे क्लियरली बात है, मुझे ये सवाल आज तक तंग कर रहे हैं कि जहाँ पर देखें फेडरल की कितनी आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी आपकी है जी सिंध की और पंजाब की। अभी ये आप बात ठीक करें, ये देखना पड़ेगा फेडरल बोर्ड की, सेंसर बोर्ड की जुरिस्डिक्शंस क्या है। आया अगर वो बैन करे तो पूरे पाकिस्तान में बैन हो जाएगी, या उसकी जुरिस्डिक्शन फेडरल बोर्ड का मतलब फेडरल एरिया है। ये आप नहीं, या सर दूसरा देखना ये भी होता है कि अगर बैन करनी, अगर आपको कोई फैसला लगा है, अगर आपको लगा भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपका उन 2 बोर्ड के साथ कोई राब्ता नहीं है? डेफिनेटली फिल्म जब जाती है वो सब सेंसर बोर्ड पे जाती है। क्या उन्होंने उनसे कोई नहीं पूछा कि जी आप बताएं आपने क्या किया है, इसका आपने पास किया है या इसको आपने बैन किया है?
मतलब उन आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हर बंदा इंडिविजुअल बैठा हुआ है और अपने फैसले आपके मुसल्लत कर देता है। उन्होंने तीनों से पूछा नहीं है, आपने खुद से ही अपने मुल्क को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उनसे पूछे कि अगर आपने पास किया क्यों कर दिया है, अगर हम इसको बैन कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। तो इनका आपस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब जिसका दिल चाहता है उठा के, और हम पंजाब और सिंध को खुश होते हुए अपना प्रीमियम रख रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारे सिनेमास के ऊपर जो अपने पोस्टर जा रहे हैं, हर जगह पे एक इन्वेस्टमेंट लगती है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टमेंट होती है आपके वक्त की, क्योंकि वक्त कभी भी गुजरा वापस नहीं आता। हमने इस फिल्म को 1.5 से 2 साल दिए हुए हैं और ये 1.5 से 2 साल हमारे वापस नहीं आने वाले। पैसा हम फिर कमा लेंगे, इज्जत फिर कमा लेंगे, शोहरत फिर कमा लेंगे, हर चीज़ कमा लेंगे, लेकिन गुजरा हुआ वक्त में वापस नहीं ला सकता। मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं उसके लिए मतलब मेरे पास उसके पास कुछ भी रिटर्न नहीं है मेरे पास। तो मेरे उन 2 सालों का जवाब कौन देगा? अच्छा, ये हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, लास्ट मिनट है। सारा आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मुझे इसके हवाले से? मैसेज किसको दूंगी? मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ पब्लिक से भी कि वो अगर बैन ओपन होता है तो मस्ट आए, सिनेमा में देखें और फिर बताएं कि क्या कोताही हमने ऐसी की। और बाकी सेंसर बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम फुल बोर्ड पे आएँ, मेरी फिल्म को देखें और उसके बाद ये, और प्लीज़ वाकई कॉन्सेप्ट को सेंसर करें जब पहले आपके पास आए। इतनी बनी बनाई मेहनत और ये सब कुछ आप कम से कम लूप में लें, डिस्कशंस करें, उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला दें। पैसा लगता है, वक्त लगता है, और जाने कितने लोगों की फीलिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। हर चीज़ पे फैसला मत सुनाएं, क्यों? हमें काम करने की ज़रूरत है, आगे एक पूरी जनरेशन मत बांधें। हम लोगों के जो कदम हैं या हम लोगों की जो एक सफ़र है उसको मत रोकें, काम करने दिया जाए हमें। नाज़रीन, आपने सारा की और अली की बातें सुनी और उससे पहले ताहिर मलिक साहब की भी बातें सुनी। ये अगर गौर किया जाए तो इन बातों में बड़ी गहराई है और हमें सोचने समझने पे मजबूर करती हैं। और आपने देखा कि पंजाब सेंसर बोर्ड, सिंध सेंसर बोर्ड और नेशनल सेंसर बोर्ड, इन तीनों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ नज़र आई और इन सब को मिला के देखा जाए तो समझ आता है कि कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन ये कोई पॉलिसी के नतीजे में जो कुछ लोगों पर असरात आते हैं वो बहुत ख़तरनाक असरात आते हैं, बहुत खौफनाक असरात आते हैं। उनको धचका लगता है, उनके पैसों का, उनके टाइम का, उनकी फीलिंग्स का, उनकी सोच का। अगर आपको कुछ एतराज़ है तो उनसे आप पहले कॉन्सेप्ट पेपर ले लें, उनको गाइड करें, उनको गाइडिंग प्रिंसिपल दें, उनके साथ वर्किंग करें, ना कि एक मीटिंग करें, खाएं पिएं और लोगों को कहें थैंक यू वेरी मच और गेट लॉस्ट। ये रवैया नहीं होना चाहिए। और हमें अपने मुल्क में अपनी जो सॉफ्ट इमेज है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। हमारा सॉफ्ट इमेज, हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स हमारी फिल्म, कल्चर, टीवी, थिएटर, स्पोर्ट्स, ये हैं। ये बहुत कम रह गई हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हमें पूरी मदद करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।